वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 8। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर किया करें और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि क्लास को अंत तक लें। ठीक है, देखिए ये चित्र दिया हुआ है और चित्र में कहा है ओडी लंब बीसी। ओडी लंबवत है बीसी पर, ओ ई लंबवत है एसी पर, ओ एफ लंबवत है एबी पर। इतनी सी बातें दी हुई हैं और हमें ये बातें दो सिद्ध करनी है। समझ में आया बात? देखिए, तो यहां से हम देख पा रहे हैं ओ ए ओ बी ओ सी। तो ओ ए ओ बी ओ सी है नहीं, बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो ये काम में आएगा रचना में। तो रचना में कैसे, देखो ये मिलाया मिलाया मिल गया है ना, ये ओ है। तो देखो क्या किया है, ए ओ बी ओ व सी ओ को मिला। बोलो बात समझ में आई? क्यों मिलाया ये भी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमें ओ ए ओ बी ओ ओ सी चाहिए है ना। तब पड़ जाएगा। इधर देखो, उपपत्ति या हल। उपपत्ति या हल में देखेंगे। अब देखो, प्रश्न ये होता है कि कहां से प्रारंभ करें। तो हमें ओ ए ओ बी और ओ ई ओ सी क्या होल वर्ग चाहिए। क्या चाहिए इनका? होल वर्ग चाहिए। तो देखो भाई, ओ ए यहां आ रहा है, तो ये यहां समकोण है, ये लंब है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण। समकोण त्रिभुज होगा तो ए ओ ज्ञात करेंगे है ना। इसी प्रकार ओ बी ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार ओ सी ज्ञात करेंगे। ये कैसे त्रिभुज बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो मैं एक एक करके लिखता हूं। समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में, ए ओ एफ में, ए ओ एफ में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा, लंब के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ए ओ या ओ ए का वर्ग शेष दो भुजा, एक कौन सी बची? ओ एफ प्लस ए एफ। समीकरण नंबर 1। अच्छा, अभी हाल एक विद्यार्थी ऐसे भी बोल सकता है कि सर ए ओ कर्ण है वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ये क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया? ये बात आपके दिमाग में आ रही है या नहीं? आनी चाहिए है ना। देखिए, ये हमने इसलिए लिखा कि ए एफ और एफ ओ, ए एफ और एफ ओ इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो यही लेना है। बाकी की ए ई और ओ ई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना हमें कैसे भी करके ओ एफ आना चाहिए, ए एफ आना चाहिए, वो इस त्रिभुज से मिल रहा है। बात समझ में आई? इसी प्रकार अब दूसरी बात क्या चाहिए? ओ बी। ओ बी रहा, तो एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है। अब इनमें से हमको कौन सा त्रिभुज लेना है? देखो, हमें काय की और आवश्यकता है? ओ एफ। तो ओ एफ यहां से आएगा है ना, और ओ एफ की आवश्यकता है, ओडी की भी है क्या? नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? ये त्रिभुज लेना पड़ेगा है ना। या सॉरी, बीडी है, तो बीडी तो यहीं से आएगा है ना। तो कौन सा लेना पड़ेगा? नीचे का। ओ भी तो यहाँ से मिल जाएगा, बीडी यहाँ से मिलेगा, फिर डी ओ भी होगा कहीं भी, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो फिर ये त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? बी डी ओ। त्रिभुज बी डी ओ, बी डी ओ में वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये लंब है तो ये भी यहाँ क्या होगा? लंब। और लंब के जब सामने क्या होता है? कर्ण। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक भुजा कौन सी बची आपकी? ओडी, ओडी वर्ग, और एक भुजा क्या बची? बीडी। तो ओडी वर्ग प्लस बीडी वर्ग, समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसी प्रकार तीसरी बात बताई मैंने, ओसी। ठीक है, अब ओसी इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में। हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? तो इसके संगत कौन सी भुजा की आवश्यकता है? सी ई इसमें आ रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ ई सी में। त्रिभुज ओ ई सी में पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। तो लंब के जस्ट सामने क्या होता है?
कर्ण, और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ओ ई वर्ग प्लस ई सी वर्ग। क्या हो जाएगा, ई सी या सी ई, कुछ भी लिखो, सी ई वर्ग। समीकरण नंबर 3। बोलो इतनी सी बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आई या ना आई? अच्छा आई, नेक नीचे क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा बस, हाँ अब देख रहा है सभी को। देखिए इधर, अब इनको जोड़ना है तो मैं 1, 2 और 3 को क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो समीकरण 1, 2 और 3 सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ में आया ना बात? तो देखो जोड़ेंगे तो LHS से जुड़ेगा और RHS से जुड़ेगा। तो देखिएगा OA वर्ग प्लस BO वर्ग प्लस, सॉरी BO नहीं OB लिखेंगे, अभी इसके हिसाब से लिखेंगे ना, OB या BO बात एक ही हुई, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके हिसाब से लिखेंगे हम। OB वर्ग प्लस OC वर्ग, ये LHS जुड़ गया। अब RHS जुड़ेगा। RHS क्या है इसका, पहले का OF वर्ग प्लस AF वर्ग प्लस OD वर्ग, देखो OD वर्ग प्लस BD वर्ग, है ना, प्लस OE वर्ग प्लस CE वर्ग, है ना, ऐसे ही तो होगा। अब देखो OA वर्ग प्लस OB वर्ग प्लस OB वर्ग प्लस OC वर्ग। अच्छा हमें सिद्ध करने के अकॉर्डिंग OE कहाँ है, इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, ये OE आ गया। और OF इधर आएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो बात सिद्ध करनी है ना। अब इधर क्या बचा, अब देखो AF वर्ग प्लस OD और बचा, तो इसमें देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई लिखने से मेरे से, यहाँ OD भी होगा, एक मिनट रुकेंगे। OC वर्ग माइनस के OD वर्ग नहीं लिख पाया है मैंने, हाँ है लिख नहीं पाया यहाँ, माइनस के OD वर्ग, तभी तो बोल रहे थे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, OD वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो इधर क्या बचेगा, AF वर्ग प्लस BD वर्ग प्लस CE वर्ग, है ना। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्रश्न में नहीं लिख पाया था यहाँ। पहली बात हमारी सिद्ध हो गई ना, इति सिद्धम में लिख सकता हूं। अब कौन सी बात, दूसरी देखेंगे। तो अब गौर देना, मेरा मानना सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। हाँ अब देखिए AF वर्ग प्लस BD वर्ग प्लस CE वर्ग चाहिए, मैं इसको लेता हूं AF वर्ग प्लस BD वर्ग प्लस CE वर्ग। अच्छा मैं इसको हल करूं और बराबर में जे ले आऊं तो प्रश्न सिद्ध हो जाएगा ना। मैं इसको कुछ भी हल करूं कैसे भी करके और बराबर में ये आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा ना। अच्छा तो देखो AF वर्ग, अब AF वर्ग का मान यहां से देखो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो आप, AF वर्ग, ये OF उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बात समझो ना, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ। AF बराबर OF उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि AF के स्थान पर OA वर्ग माइनस के OF वर्ग लिख सकते हैं। तो AF के स्थान पर OA वर्ग माइनस के OF वर्ग, ठीक है, प्लस के स्थान पर प्लस। अब BD का मान निकालो यहां से, है ना, BD का मान निकालेंगे BD वर्ग का, तो ये OD उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा OB वर्ग माइनस के OD वर्ग प्लस। अब ऐसे ही CE वर्ग का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो OE सॉरी प्लस होगा, ये यहाँ माइनस ही होगा, सही तो है। CE वर्ग की बात करेंगे, ये OE उधर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की, तो OC वर्ग माइनस के OE वर्ग। CE का मान निकाल रहा है, CE का, ये CE है ना, इस CE के स्थान पर जहां से इसका मान क्या हो जाएगा OE उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, OC वर्ग माइनस OE वर्ग। अच्छा देखो इसके बराबर में हमें ये सिद्ध करना है, तो कुछ बातें कि काटापीटी हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए इतनी सी बात समझ में आई है। अब हमें लेके क्या आना है AECD और BF। अच्छा देखना ये भी क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है,
कौन सा ए ओ ई ए ओ। अच्छा मैं ए ई निकालू यहां से, गौर से देखना, ए ई निकालू यहां से तो ए ई का मान, ए ई वर्ग का मान क्या होगा, ओ ए वर्ग माइनस ओ ई वर्ग होगा कि नहीं होगा? नहीं आई समझ में बात? समझ में नहीं आई तो ऐसा है, फिर 1 मिनट रुको, समझ में नहीं आई बात ना तो आ रही है, कोई दिक्कत ना, परेशान ना हो, इसको साफ कर देते हैं बस, इसको अभी हल लेंगे। पहले मैं समीकरण बनाने की कोशिश करता हूँ सीधा सीधे, दूसरे में इसको साफ कर देते हैं, 1 मिनट अभी ये बात लेंगे। देखो हमें आवश्यकता होगी ए ई वर्ग की, दूसरे में बात की जाए ना तो हमें आवश्यकता की होगी ए ई वर्ग की। तो ए ई वर्ग का मान निकाला है कौन सा त्रिभुज से, त्रिभुज ए ओ ई में, ए ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय, ये लंब है तो लंब के सामने कर्ण, तो ओ ए वर्ग बराबर क्या होगा, ओ ई वर्ग प्लस ए ई वर्ग, होगा कि नहीं होगा, है ना। और हमें ए ई के मान की आवश्यकता होगी, तो ओ ए वर्ग, ये ओ ई इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, बराबर ए ई वर्ग, समीकरण नंबर 4, है ना। इसी प्रकार का की आवश्यकता होगी सी डी की, सी डी कहाँ है, ये रहा, सी डी कौन से त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये लंब के सामने क्या होता है कर्ण, ओ सी का वर्ग शेष 2 भुजा ओडी वर्ग प्लस सी डी वर्ग। अरे समझ में आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या की आवश्यकता होगी सी डी की, तो देखो ओ सी वर्ग ये ओडी इधर आएगा तो क्या की हो जाएगा माइनस का, बराबर सी डी वर्ग। बोलो कोई दिक्कत हो तो, ओ अच्छा डी सी, अच्छा ये ऐसे कोई दिक्कत ना लो, परेशान ना हो इसके ऊपर। अच्छा एक और आवश्यकता होगी हमें काय की, बी एफ, बी एफ कहाँ है, ये रहा, ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, बी एफ ओ में, त्रिभुज बी एफ ओ में लंब के जस्ट सामने कर्ण, तो बी ओ का वर्ग शेष 2 भुजा एफ ओ वर्ग प्लस बी एफ वर्ग, तो देखिएगा बी ओ वर्ग, हमें बी एफ की आवश्यकता होगी, एफ ओ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर बी एफ वर्ग, समीकरण नंबर 6। अब आगे बात समझ में। अच्छा अब देखो, अब इनका प्रयोग वहां होगा, अभी जो लाइन मिली थी ना मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया ना समझ में। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या बात सिद्ध करनी है, ये ले हम ए एफ वर्ग प्लस बी डी वर्ग प्लस, इसको हल करें और इसके बराबर दिखा दें तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए ए एफ का मान यहां से देखें क्या होगा, बोलो ओ ए वर्ग माइनस ओ एफ वर्ग प्लस बी डी का मान यहां से देखें तो ये ओडी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो ओ बी वर्ग माइनस ओ डी वर्ग। ऐसे ही ई का मान यहां से देखें, ओ ई उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो ओ सी वर्ग माइनस ओ ई वर्ग। ठीक है, अब गौर से देखना, ओ ए और माइनस के ओ ई, ओ ए वर्ग ओ ई, हाँ ओ ए वर्ग माइनस के ओ ई वर्ग के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा ए ई वर्ग। तो या तो एक पद और बढ़ा लो या आप डायरेक्ट देख लो, ये का मान क्या हो जाएगा ए ई वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ई वर्ग। ठीक है, ओ बी वर्ग माइनस के एफ ओ वर्ग, ओ बी वर्ग माइनस के एफ ओ वर्ग के स्थान पर क्या लगाएंगे बी एफ वर्ग। ठीक है, ओ सी वर्ग माइनस के ओ डी वर्ग के स्थान पर क्या लगाएंगे सी डी वर्ग, क्या लगाएंगे यही क्या है इसका आर एच एस, ठीक है इसका आर एच एस। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 4, 5 व 6 से। बात समझ में आई क्या? एक बार फिर देखो, ओ ए वर्ग माइनस के ओ ई वर्ग, ओ ए वर्ग माइनस के ओ ई वर्ग का मान क्या है ए ई वर्ग, तो इसके स्थान पर क्या लिख दिया है ए ई वर्ग। ओ बी वर्ग माइनस के उल्टा सीधा लिखा हुआ है, या तो एक स्टेप बढ़ा के इसको अरेंज कर सकते हो सही, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो। समझ में आया ना? तो लिख सकते हो अब आराम से। देखिएगा प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कहा हुआ है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी है, वो एक दीवार से टिकने के लिए भूमि से 8 मीटर ऊंचाई वाले, ऐसे ही कहा ना, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यानी कि एक सीढ़ी है 10 मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर,
और ये दीवार पर इस हिसाब से टिकी हुई है कि जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई तक की खिड़की तक पहुंचती है। फिर आगे कहा गया है कि दीवार से आधार के सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दीवार हुई और दीवार के ये सीढ़ी हुई, तो सीढ़ी के निचले आधार की दूरी ज्ञात, ये मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं इसका नामांकन करूं तो ए बी सी। तो देखिएगा, माना सीढ़ी, सीढ़ी को क्या मान रहे हैं हम, ए सी, कितना है वो 10 मीटर। और दीवार, दीवार क्या है ए बी, इसका मान कितना है 8 मीटर और बीसी का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको खूब बताया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है या कोई भी त्रिभुज हो, दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए ये दीवार है और दीवार एकदम सीधी खड़ी होगी, सीधी खड़ी होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ए सी का मान कितना है 10 और ए बी का मान कितना है 8 और बी सी का मान कितना है नहीं दिया, तो बी सी। देखिएगा 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग इधर आएगा तो माइनस बराबर बी सी उसका यार। इधर देखें 100 में से 64 जाएगा तो 36 बराबर बीसी उसके यार। इधर वर्ग लगाया तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल 36 का मान कितना होगा 6। अतः क्या लिखोगे, दीवार के आधार से, आधार से या सीढ़ी के आधार से, सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी बिल्कुल कितनी होगी 6 मीटर। ये मीटर में दिया है तो ये भी मान कायम आएगा मीटर में। लिखो जल्दी। देखिए प्रश्न संख्या 10 शांत हो जाएंगे एक बार के लिए बस। प्रश्न संख्या 10 समझो, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा गया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है। देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, सीधा, है ना, सीधा खड़ा हुआ है और कितना लंबा है 18 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। और कहा गया है इसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यानी ऊपरी सिरा है इससे एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। एक कोई खूंटा है, ये तार है, ये तार एक तो इसका सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और तार का एक सिरा खूंटा से जुड़ा हुआ है। फिर आगे कहा गया है खंबे के आधार को, खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यानी खंबे के आधार है ना, इससे इस खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, ये दूरी ज्ञात करनी है। गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई कितनी हो 24 मीटर। प्रश्न समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताइए। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है और ऊर्ध्वाधर खंबा है तो निश्चित तौर पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये खड़ा हुआ है और इसका एक सिरा है, तार का एक सिरा खंबे के ऊपरी सिरे से और एक सिरा एक खूंटे से गड़ा हुआ है। तो तार की लंबाई है वो तना हुआ तार, ऐसा नहीं कि ढीला हो, तार बिल्कुल तना हुआ है। और हमको ज्ञात करना है कि ये खूंटा इस आधार से कितनी दूरी पर गाड़ना है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा कौन सी प्रमेय, मेरा मानना है सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल सभी विद्यार्थियों को सुबह 9 बजे आना है, ठीक है।